तो वेलकम एवरीवन। ये इकोनॉमिक्स जो है हमारे सिलेबस में 10 नंबर से अलग से है। बेसिकली जीके एसएसबी के एग्जाम्स में इकोनॉमिक्स अलग से नहीं होती है, वो जीएस का ही पार्ट होती है। लेकिन इस पर्टिकुलर एग्जाम में 10 नंबर की अलग से इकोनॉमिक्स है। इसका मतलब है 10 सवाल तो इकोनॉमिक्स से आने ही आने हैं। जब हम बाकी एग्जाम की बात करते हैं तो जीएस के बीच में इकोनॉमिक्स के कितने सवाल आएंगे पता नहीं होता। एक आएगा, दो आएगा, आएगा ही नहीं, नोबडी नोज। पर ये बात फॉर श्योर है कि जो आपका फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का एग्जाम है, इसमें इकोनॉमिक्स के 10 नंबर तो आने ही आने हैं। ठीक है, यानी आप मान के चलो कि आपका 10 नंबर फॉर श्योर यहां से है, और आप चाहें तो 10 में से कम 8 ले सकते हैं। कंसेप्चुअल है, जिस तरीके से मैथ्स होता है, जिस तरीके से ज्योग्राफी होती है, जो कंसेप्चुअल टॉपिक्स होते हैं, वैसे ही ये भी है। समझ में एक बार आ जाएगा तो रिवीजन करने भी उतनी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती, बस प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है। मैं आपको थोड़ा सिलेबस बता देता हूं। सबसे पहले तो हमारे सिलेबस में 10 मार्क्स में से है इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स। बिल्कुल बेसिक से इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे हम। ऑब्वियसली बात है, इस क्लास में मैं एज्यूम करके चल रहा हूं कि किसी को कुछ भी नहीं आता इकोनॉमिक्स का, तो सबको एबीसीडी से ही पढ़ेंगे हम। दूसरी बात, जो इकोनॉमिक्स के मार्क्स लाने का तरीका ये है कि जो भी टॉपिक हमने पढ़ा उस पर ढेर सारे एमसीक्यू प्रैक्टिस करने हैं। कई इसको मैं आपको सब क्लास के बाद भी दे दिया करूंगा, आपको भी अपने लेवल पे प्रैक्टिस करते रहना है। ठीक है, फर्स्ट आ गया इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स। बिल्कुल इकोनॉमिक्स के सबसे बेसिक कंसेप्ट क्या है क्या नहीं, ये सब चीजें यहां से पढ़ेंगे हम। और उसके बाद आ गया फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसी। ये कॉमन टॉपिक होता है, ये तकरीबन सारे ही जेके एसएसबी एग्जाम्स में ये सिलेबस आता है। फिर आ गया आपका थ्योरी ऑफ कंज्यूमर्स डिमांड यूजिंग इंडिफरेंस कर्व। ये टॉपिक सिर्फ इसी एग्जाम में है। थ्योरी ऑफ कंज्यूमर डिमांड, डिमांड एनालिसिस, फैक्टर प्राइसिंग, प्राइसिंग अंडर वेरियस फॉर्म्स ऑफ मार्केट, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ये जो टॉपिक मैंने लिखे 1 2 3 4 5, ये सिर्फ और सिर्फ फाइनेंस अकाउंटिंग के सिलेबस में है। बाकी जो भी सिलेबस रह गया वो बाकियों के साथ ओवरलैप करता है। मिसाल के तौर पे अगर आपने नायब तहसीलदार का फॉर्म भी भरा है तो उसमें भी सिलेबस होगा, आपने पटवारी का भरा है तो उसमें भी होगा, फाइनेंस सब इंस्पेक्टर में भी होगा। बस ये 5 टॉपिक जो है ये सिर्फ और सिर्फ फाइनेंस अकाउंटेंट में, बाकी ओवरलैप करता है। जैसे कि कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, जीडीपी, नेशनल इनकम वगैरह में बाकी जगह भी पढ़ना ही पड़ता है। कैरेक्टर एंड प्रॉब्लम्स ऑफ डेवलपिंग इकोनॉमी, किसी डेवलपिंग इकोनॉमी के क्या प्रॉब्लम्स हैं वो। उसके बाद प्लानिंग वर्सेस मार्केट इकोनॉमी, कि इकोनॉमी दो किस्म की होती है। एक तो जो आप बोलो कम्युनिस्ट इकोनॉमी, जो कि सोवियत यूनियन की हुआ करती थी, जिसमें प्लानिंग हुआ करती थी 5-5 साल की। हमारे यहाँ पर भी प्लानिंग हुआ करती थी 2017 तक। और एक होता है मार्केट इकोनॉमी या तो फिर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, कि जैसे अमेरिका की इकोनॉमी है, ये भी कॉमन होता है। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन इंडिया, एलपीजी रिफॉर्म जो है 1991 के, वो पढ़ने ही होते हैं। कंसेप्ट एंड मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम, ये सब में कॉमन है, और रूल ऑफ आरबीआई बाकी में भी है। तो कहने का मतलब है कि बाकी जो जितना भी सिलेबस है वो ओवरलैप करेगा बाकी एग्जाम के साथ भी। ये 5 टॉपिक जो मैंने लिख दिए स्पेसिफिकली सिर्फ फाइनेंस अकाउंटेंट के सिलेबस में आते हैं, एज फार एज दी जेके एसएसबी इज कंसर्न। ठीक है, तो इस सबसे पहले तो आपको जो ये फाइनेंस अकाउंटेंट का एक्सपेक्टेड सिलेबस है मैं बता रहा हूं आपको। ये अभी तक तो सिलेबस रिलीज नहीं किया, बट पंचायत अकाउंट असिस्टेंट और फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट, ये 2 एग्जाम अभी तक हो चुके हैं। इनफैक्ट 3 हुए हैं, क्योंकि फाइनेंस अकाउंटेंट का एग्जाम 2 बार हुआ था। पहली बारी वाला कैंसिल हो गया था और दोबारा हुआ था कैम की वजह से। तो सिलेबस तो यही रहा उनमें मोर और लेस। थोड़ा बहुत जो भी चेंजेस होंगी जैसे ही सिलेबस में आएगा हम वो भी बढ़ा देंगे। हमें तो लगता है कि ऐसा ही रहेगा। ऐसा हो सकता है कि मार्क्स रिडिस्ट्रीब्यूशन हो जाए, मार्क्स किसी के कम हो जाए किसी के ज्यादा हो जाए, लेकिन मोर और लेस हमें लगता है ऐसा ही रहेगा। जो भी नया सिलेबस आएगा वो सारा हमने पढ़ाना ही है। फिलहाल हम इसको रेफरेंस मान रहे हैं, इसके हिसाब से चल रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारे को लगेंगे तकरीबन 30 आवर्स इसको खत्म करने में। आपको सिलेबस रटा हुआ होना चाहिए, फाइनेंस अकाउंट्स का सिलेबस आपको रटा हुआ होना चाहिए इस तरीके से कि आपको पता चलता रहना चाहिए कि यार ये भी खत्म हो गया, इस पे एमसीक्यू करते हैं ठीक सारे, ये भी खत्म हो गया, क्रॉस करते जाना है आपने। जेके एसएसबी एग्जाम में या फिर जो भी कोई एग्जाम वन डे एग्जाम होता है ना, इसमें सिर्फ एमसीक्यू एग्जाम होता है, उसके बाद रिजल्ट आता है और अब सिलेक्शन होता है। इसमें नंबर गेम होती है, यानी आपको मैक्सिमम नंबर लाने होते हैं। जिसमें 2-3 टीयर होती है, जैसे टीयर 1 टीयर 2 या फिर प्रीलिम्स फिर मेंस फिर इंटरव्यू। उसमें जो एमसीक्यू वाला एग्जाम होता है उसको बस पास करना होता है, इसमें आपको टॉप में आना पड़ता है। आपको टारगेट रखना है 95 प्लस आउट ऑफ 120, तब कहीं जाके आप मान के चल सकते हो कि आप इस एग्जाम में क्वालिफाई करोगे। एग्जाम की तैयारी सिर्फ इतनी नहीं कि आप टॉपिक पढ़ रहे हो
और आप क्लासेस अटेंड कर रहे हो, ऑनलाइन वीडियो देख रहे हो, इसमें लगातार आपको ये भी देखना पड़ता है कि अगर आज की डेट में मुझे फाइनेंस अकाउंट स्टूडेंट के एग्जाम में बिठाया जाए तो मैं कितने मार्क्स लाऊंगा। लेट्स से आप 60 नंबर लाएंगे, इसका मतलब है कि आपको 35 नंबर का वो ब्रिज पार करना है। इसका मतलब है वो 35 नंबर आपको हासिल करने हैं पढ़ पढ़ के। और वो कहां से आएंगे, आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि मेरा क्या स्ट्रांग है, क्या वीक है। क्या मेरा मैथ्स वीक है, क्या मेरा जीएस वीक है, क्या मेरा इंग्लिश स्ट्रांग है। फिर आपको मार्क्स अलॉटमेंट करनी है। 30 नंबर का अकाउंट से इसमें से मुझे 25 तो लाने ही लाने पड़ेंगे। मेरा जीएस है 30 नंबर का, तो इसमें मुझे लेट्स से 20 नंबर लाने ही लाने पड़ेंगे। मैथ्स 10 नंबर का है तो उसमें से मुझे 10 में से 10 लाने ही पड़ेंगे। इस करके आप पूरा का पूरा आइए करना पड़ेगा। यानी पूरे 120 नंबर के पेपर में सिर्फ आप 20 नंबर का रिस्क ले सकते हो। 95 प्लस तो आपको लाने ही पड़ेंगे टू बी सिलेक्टेड। ये मैं कट ऑफ नहीं बता रहा, मैं सेफ स्कोर बता रहा हूं। 95 प्लस होगी तो मोस्ट प्रोबेबली सिलेक्ट हो ही जाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है ना। तो ये आपके दिमाग में क्लियरिटी होनी चाहिए कि हम इस एग्जाम में बैठे हैं तो इसलिए नहीं बैठे कि एवरेज मार्क्स लाने हैं। इसमें सिलेक्शन लेने के टॉप में आना पड़ता है आपको। 600 पोस्ट हैं तो 95 प्लस में मुझे लग रहा है सिलेक्शन हो जानी चाहिए। ठीक है, तो ये रहा आपका सिलेबस। आपके जो लोग भी ज्वाइन कर चुके हैं उनको तो ऐप पे एक्सेस मिल गया होगा सिलेबस का भी। और अगर सिर्फ सिलेबस भी डाउनलोड करना है तो हमारी वेबसाइट या ऐप पे जाके जॉब अलर्ट्स का कॉलम है, वहां पर ये सिलेबस मैंने अपलोड कर दिया है, फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। ये एक्सपेक्टेड सिलेबस है, इसका प्रिंट आउट करके आप अपने पास रख दीजिएगा, इसको डेली देखना है। ठीक है ना। तो मैं आपको इकोनॉमिक्स पढ़ाऊंगा और जीए से कुछ कंपोनेंट पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो हमारे स्टैटिस्टिक्स के अलग टीचर होंगे, मैथ्स के अलग होंगे, इंग्लिश के अलग होंगे, जीएस के 3 फैकल्टी होंगे, इकोनॉमिक्स का मैं होऊंगा, फिर आपका अकाउंट्स के अलग फैकल्टी होंगे। तकरीबन 10 के आसपास टीचर आपको पढ़ाएंगे यहाँ पर, अपने अपने सब्जेक्ट के एक्सपर्ट्स। ओके, और अगर कोई आपका डाउट है कोर्स के रिलेटेड या सब्जेक्ट के रिलेटेड, यू आर ऑलवेज वेलकम टू आवर ऑफिस क्लास के बाद। हाँ मुनीब, ऑनलाइन जो पूछ रहे हैं कि आप पहले से स्टार्ट करोगे, मैं बिल्कुल फर्स्ट लेक्चर से स्टार्ट कर रहा हूँ। ये नया बैच है, इसमें स्टार्टिंग से मतलब स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है ना। तो आज हम शुरू करते हैं अब इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में जैसा कि मैंने आपको बताया, टोटल नंबर ऑफ टॉपिक्स जो हैं वो 13 हैं और सवाल जो आएंगे 10 आएंगे। लेकिन मजबूरी ये है कि हम कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ सकते। जेके एसएसबी का थोड़ा ये गड़बड़ है, टॉपिक जरा डाल देते हैं, सवाल नंबर कम देते हैं। एटलीस्ट इसके 15 नंबर या 13 नंबर तो होने चाहिए थे कि हर टॉपिक से एक सवाल तो आए, वरना 2 टॉपिक पढ़ना तो बेकार है। लेकिन खैर अब उस डिस्कशन में नहीं जाते। तो हर टॉपिक पे आपको मान के चलना है कि बाय द एंड ऑफ दिस प्रिपरेशन आपने अपने लेवल पे हर टॉपिक पे कम से कम 100 क्वेश्चन कर देने चाहिए। 100 क्वेश्चन मुश्किल नहीं है कि अगर आप डेली टारगेट बनाएं। डेली अगर आप 20 का टारगेट रखेंगे ना फिलहाल, कि 10 क्वेश्चन में सुबह करूंगा, 10 क्वेश्चन में शाम में करूंगा, और आहिस्ता आहिस्ता हर वीक पास होते होते आप 5-5 एमसीक्यू बढ़ाते रहते हो, दिन में 25 एमसीक्यू, दिन में 30 एमसीक्यू, तो आराम से टारगेट अचीव हो जाएगा, बड़े आराम से। लेकिन अगर आप बोलोगे नहीं पहले पूरा सिलेबस खत्म होगा फिर हम पूरा रिवाइज करेंगे, फिर हम जाके कहीं एमसीक्यू की बुक लेंगे, तब तक एग्जाम सर पे होगा, तब नहीं हो पाएगा। ये डेली हो पाएगा। बड़े टारगेट को छोटे छोटे डाइजेस्टेबल बिट में आपको करना होता है। एक साथ खाओगे तो बदहजमी हो जाएगी या उल्टी हो जाएगी। ठीक है। तो इकोनॉमिक्स, सबसे पहली बात करते हैं हम, व्हाट इज इकोनॉमिक्स। किसी को पता है? कभी किसी ने नाम सुना? नाम तो सुना ही होगा, लेकिन आपको पता है इकोनॉमिक्स है क्या? हाँ जी आशीष जी, क्लास की पीडीएफ आज ही अपलोड हो जाएगी। टाइम टेबल आपके टेलीग्राम ग्रुप में एक दिन पहले डाल दिया जाता है। मुनीब, मुहीब और शिल्पा, हर टॉपिक के एंड पे एमसीक्यू भी हैं, आपकी पीडीएफ में ही है, आज ही मिल जाएंगे आपको। बताइए व्हाट इज इकोनॉमिक्स, जो ऑनलाइन देख रहे हैं वो भी। एनीवन? सजाद, माय नेम इज शोएब, आई विल टीच यू इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स दरअसल एक ब्रांच है सोशल साइंस की। ठीक है, ये 2 वर्ड से बना है,
ओइको और नोमिया, इसका मतलब होता है हाउस होल्ड मैनेजमेंट, हाउस होल्ड मैनेजमेंट। इकोनॉमिक्स में हाउस होल्ड का मतलब घर, घर एक यूनिट माना जाता है इकोनॉमिक्स में। उस एक घर के खर्चे होते हैं, इनकम होती है, प्रॉपर्टी होती है, लाइबिलिटी होती है, घर के हिसाब से बात चलती है इकोनॉमिक्स में। हाउस होल्ड अपने घर के रिसोर्सेज को मैनेज करने को इकोनॉमिक्स कहते हैं। ये इसकी लिटरल मीनिंग है, लेकिन सिर्फ इतना ही मीनिंग नहीं है इसका। दरअसल इकोनॉमिक्स पैदा हुई हमारी इंसानों की एक फंडामेंटल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। वो फंडामेंटल प्रॉब्लम ये है कि हम लोगों की चाहत या हम लोगों की जो वांट है, वांट चाहत, वो अनलिमिटेड है, और जो दुनिया में रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड हैं। क्या प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए पैदा हुई? फंडामेंटल प्रॉब्लम क्या है हमारे साथ कि ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड और रिसोर्सेज क्या है, लिमिटेड है, या फिर उसको स्कार्स कह सकते हैं। स्कार्स, स्कैरसिटी वर्ड सुना आपने? स्कैरसिटी, स्कैरसिटी का मतलब कमी, स्कार्स, स्कार्स है। अब हर इंसान चाहता है कि मेरे पास ये सब कुछ हो, मेरे पास सबसे ज्यादा दौलत हो, मेरे पास सबसे ज्यादा जमीन हो, मेरे पास सबसे ज्यादा सोना हो, लेकिन ये सब चीजें लिमिटेड है। रिसोर्स क्या है होता है? रिसोर्स कोई भी चीज, रिसोर्स का मतलब क्या है? एनीथिंग दैट सेटिस्फाइज आवर नीड और वांट, एनीथिंग दैट सेटिस्फाइज आवर नीड और वांट। नीड का मतलब होता है जरूरत की चीज। पानी पीना हमारी नीड है, तन ढकना हमारी नीड है, खाना खाना हमारी नीड है, अच्छा खाना खाना, टेस्टी खाना खाना वांट है, अच्छा कपड़ा पहनना वांट है, पानी की जगह नींबू डाल के लेमन टी बना के पीना वांट है, कोल्ड ड्रिंक पीना वांट है। अदरवाइज तो पानी पी के हम जिंदा रह सकते हैं ना। तो इंसान सिर्फ नीड के लिए तो नहीं जीता, वांट के लिए जीता है ना। तो कोई भी चीज जो हमारी कोई नीड या वांट को सेटिस्फाई करे उसको हम रिसोर्स कहते हैं। पानी रिसोर्स है, कपड़े रिसोर्स है, गाड़ी रिसोर्स है, हवा रिसोर्स है, ठीक है। ये डेस्क रिसोर्स है, क्लास में नीड थी कि कोई ऐसी जगह जहां बच्चे बैठ के पढ़ सकते हो, रिसोर्स है। कैमरा रिसोर्स है, जिसके थ्रू हम अभी ऑनलाइन ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं लेक्चर को लाइव, जो लोग ऑफलाइन नहीं आ पाए, है ना। एनीथिंग दैट सेटिस्फाई नीड और वांट। तो ये जो रिसोर्सेज दुनिया में है लिमिटेड है। लैंड जो है रिसोर्स है, जितनी अर्थ पे लैंड है उतनी ही है। अब जब तक इलॉन मस्क मार्स पे नहीं कॉलोनाइज करता तब तक तो इतनी ही है, यहीं पर बस सकते हैं लोग। जितना पानी है वही रिसाइकल होके दोबारा आता है, कोई पानी अर्थ के बाहर से नहीं आ रहा। जितना अर्थ पे है वही पी रहे हैं, वही धो रहे हैं, वही दोबारा वेपर बन रहा है, वेपर बन के बारिश में जा रहा है, बारिश में दोबारा बरस रहा है, उसी को हम क्लीन करके पीते हैं। सही बात है। अब पेड़ है, वो भी क्या है, लिमिटेड है। उनको रिप्लेनिश कर सकते हो आप, लेकिन एक पेड़ जिसको 100 साल लगा बड़ा होने में, उसको अगर आज काट दिया तो 100 साल वेट करना पड़ेगा ना, तो रिप्लेनिश होने में बहुत टाइम लगेगा। सारे पेड़ भी काट दोगे तो रिप्लेनिश भी टाइम पे नहीं हो पाएंगे, हमारी लाइफ टाइम तो नहीं हो पाएंगे। तो लिमिटेड है वो भी एक हिसाब से, है ना। ह्यूमन रिसोर्स, इंसान खुद अपने आप में एक रिसोर्स है। जैसे ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट बोलते हैं, एचआर, ह्यूमन रिसोर्स। तो इंसान खुद भी रिसोर्स है, काम करने के लिए, लेबर ऑफर करने के लिए। मैं क्या सर्विस ऑफर कर रहा हूं आपको? मैं आपको अपना इंटेलेक्ट का रिसोर्स यूज करके कोई कोर्स सब्सक्राइब करने के लिए बोल रहा हूं, तो ये भी रिसोर्स है। टाइम दे रहा हूं अपना, वो भी रिसोर्स है। आप टाइम आके यहां बैठ रहे हैं, वो भी रिसोर्स है। तो एनीथिंग विच सेटिस्फाइज और नीडेड वांट, ये लिमिटेड है, ह्यूमन वांट्स अनलिमिटेड है। अगर तो ह्यूमन वांट्स लिमिटेड होते या फिर रिसोर्स अनलिमिटेड होते तो इकोनॉमिक्स पैदा ही नहीं होती। ना आपको पढ़ना था, ना तो मुझे पढ़ाना था। लेकिन हम लोगों की वांट, ग्रीड ज्यादा है, इसकी वजह से इकोनॉमिक्स को पैदा होना पड़ा। इसीलिए इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन है, इट इज अ ब्रांच ऑफ सोशल साइंस दैट हेल्प्स अस टू यूटिलाइज आवर रिसोर्सेज इन एन एफिशिएंट वे।
इकोनॉमिक्स वो ब्रांच ऑफ सोशल साइंस है जो इंसानों को हेल्प करती है कि जो ये लिमिटेड रिसोर्स हैं इनको एफिशिएंटली यूटिलाइज करें, वेस्टेज कम हो। क्या समझे? देखिए, इट्स अ ब्रांच ऑफ सोशल साइंस it's a branch of social science that helps us to utilize our resources in an efficient way. Economics is a branch of social science that helps us. Economics is a branch of social science that helps us to utilize our resources in an efficient way. यानी efficiently यूज करने का मतलब क्या होता है? जो चीज कम होती है उसको इस तरीके से यूज किया जाता है कि वेस्टेज कम हो और इस्तेमाल सबसे बेस्ट तरीके से हो जाए, है ना? कहते हैं ना, यूज योर वाटर एफिशिएंटली, वेस्टेज मिनिमाइज करो। जब रिसोर्सेज लिमिटेड है तभी तो एफिशिएंटली यूज करने की बात है। अगर अनलिमिटेड होते तो फिर एफिशिएंट यूटिलाइज करने की जरूरत ही क्या थी? अगर अनलिमिटेड लैंड है, कोई अंत ही नहीं है, तो लैंड के ऊपर लड़ाई ही नहीं होती कि तुम्हें यहां नहीं मिली तुम वहां ले लो, वहां नहीं मिल रही वहां ले लो। अनलिमिटेड गोल्ड होता तो गोल्ड पे इतना प्राइस अप डाउन हो ही नहीं रहा होता, है ना? जो लोग बोल रहे हैं कि वो ग्रुप में एडिट नहीं है, मैंने टेलीग्राम का लिंक शेयर कर दिया है आपके चैट में, इसको ज्वाइन कर लो, वहीं पर सारी क्लास टाइमिंग आएंगी, ठीक है? अब जो रिसोर्सेज हैं, रिसोर्सेज ऐसे भी हैं जिनको प्रोड्यूस किया जाता है, फिर प्रोड्यूस करने के बाद उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, फिर डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद उनको कंज्यूम किया जाता है। मिसाल के तौर पे, आप आज घर गए और आपने एक केला खाया, वो केला कहीं पर पहले उगाया गया, फिर वहां से उसको हार्वेस्ट करके ट्रांसपोर्ट करके मार्केट तक लाया गया, फिर मार्केट से आपने खरीदा और फिर आपने कंज्यूम किया। इकोनॉमिक्स कहता है कि एफिशिएंट यूटिलाइजेशन तीनों लेवल पे होनी चाहिए। जहां प्रोड्यूस हो रहा है तो वहां सही से उसको खाद डालो, पानी डालो तो अच्छे से प्रोड्यूस होगा। फिर जब आप ट्रांसपोर्ट कर रहे हो तो इस तरीके से करो कि मिनिमम टाइम में ट्रांसपोर्ट हो जाए और मिनिमम पैसे में ट्रांसफर हो जाए। फिर जब बाजार पहुंच गया और आपने खरीद लिया, अब इस तरीके से खाओ कि वेस्टेज ना करो। तो नेक्स्ट डेफिनेशन लिखिए, इट हेल्प्स अस इट हेल्प्स अस टू प्रोड्यूस it helps us to produce, distribute and consume. It helps us to produce, distribute and consume our resources in an efficient way. In an efficient way. ठीक है? क्लियर है? अब इकोनॉमिक्स जो हम पढ़ रहे हैं ना, इसको मॉडर्न इकोनॉमिक्स कहते हैं। ऐसी बात नहीं कि अंग्रेजों ने ही हमें इकोनॉमिक्स सिखाई, इकोनॉमिक्स तो बहुत पहले से चलते आ रही है भाई। जब अभी इंडस वैली सिविलाइजेशन तक अपने रिसोर्सेज को यूज करते थे एफिशिएंटली, उस टाइम पे उनके पास टेक्नोलॉजी थी कि वो वहां से ट्रेवल करते थे, गुजरात से, लोथल से, और जाते थे मेसोपोटामिया, अफ्रीका, वहां से प्रोडक्ट बेचते, खरीदते, वापस लाते थे। उनका भी ट्रेड था, उनका भी एग्रीकल्चर था, उनके भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग थी। जो हम आज पढ़ रहे हैं वो मॉडर्न इकोनॉमिक्स है, और इसकी शुरुआत होती है 1776 में, जब एक स्कॉलर जिनका नाम था एडम स्मिथ, वो एक किताब लिखते हैं, एन इंक्वायरी इनटू थ्योरी ऑफ एन इंक्वायरी इनटू नेचर एंड कॉज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस। एन इंक्वायरी इन नेचर एंड कॉज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस, ये लिखी थी एडम स्मिथ ने 1776 में। इसीलिए जब इन्हें किताब लिखी और यहां से इकोनॉमिक्स को एज सेपरेट सब्जेक्ट पढ़ा जाने लगा, इनको कहा गया एडम स्मिथ इज द फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स।
Adam Smith is called as the father of modern economics. Adam Smith is called as father of modern economics. Father of economics नहीं, modern economics. ठीक है. अब जब इस पे सेपरेटली सब्जेक्ट की तरह इसको ट्रीट किया जाने लगा 1776 के बाद, तो आगे बढ़ के एक और स्कॉलर आए, उनका नाम था रैगनार फिशर. रैगनार फिशर ने बोला कि इकोनॉमिक्स को दो हेडिंग में पढ़ो, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स. तो रैगनार फिशर आए, उन्होंने बोला इकोनॉमिक्स दो किस्म की होती है, दो ग्रुप्स में बढ़ सकती है, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स. देखिए रैगनार फिशर क्वाइंड 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 का मतलब होता है अंग्रेजी में नामकरण करना, नामकरण. क्वाइंड द टर्म माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स. क्वाइंड द टर्म्स माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स. जब हम रिसोर्सेस को देखें इंडिविजुअल लेवल पे, फॉर एग्जांपल आप सोच रहे हो मेरे पास क्या क्या रिसोर्स है, मेरी जमीन है, मेरा माल मवेशी है, मेरी फसल है, मेरी हेल्थ है, हेल्थ भी रिसोर्स है, मेरा टाइम है, और मेरे पे क्या क्या कर्जे हैं, क्या क्या लायबिलिटीज हैं. इंडिविजुअल लेवल पे सोचो, अपने घर के लेवल पे सोचो, ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे सोचो, विंग्स एक उड़ान की इनकम, विंग्स एक उड़ान के खर्चे, विंग्स एक उड़ान की सैलरीज, तो आप बोलोगे ये माइक्रो इकोनॉमिक्स है, छोटे लेवल पे. जब आप नेशन की बात करो, इंडिया की इनकम, इंडिया में महंगाई, इंडिया में एम्प्लॉयमेंट, या फिर जम्मू एंड कश्मीर स्टेट की बात करो, J&K में प्रोडक्शन, J&K के रिसोर्सेज, या फिर आप इंटरनेशनल लेवल पे बात करो, ग्लोबल लेवल पे बात करो, तो वो मैक्रो हो गया. तो इकोनॉमिक्स एट इंडिविजुअल लेवल, हाउस होल्ड लेवल, ऑर्गेनाइजेशन लेवल, एटसेट्रा. और मैक्रो इकोनॉमिक्स मींस स्टेट पे, स्टेट के लेवल पे बात करो, नेशनल लेवल पे बात करो, इंटरनेशनल लेवल पे बात करो. मिसाल के तौर पे बोलेंगे कि भाई इंडिया और अमेरिका में क्या कितना ट्रेड है आपस में, तो मैक्रो लेवल की बात हो रही है. और ग्लोबल लेवल, ग्लोबल इकोनॉमिक्स, ग्लोबल लेवल पे अनएम्प्लॉयमेंट कितना है, ग्लोबल लेवल पे कितनी इनकम जनरेट कर रहे हैं, वगैरह वगैरह. ठीक है जी, क्लियर है. दिस इज माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स. हमारा काफी सारे टॉपिक माइक्रो के हैं, काफी सारे मैक्रो के हैं, दोनों पढ़ना है हमको. माइक्रो के मैक्सिमम टॉपिक से फाइनेंस अकाउंट्स में होता है, मैक्सिमम एग्जाम में मैक्रो ही होता है. जीडीपी, इन्फ्लेशन, पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, ये सब मैक्रो के पार्ट. माइक्रो में ही आता है डिमांड सप्लाई, डिमांड एनालिसिस, थ्योरी ऑफ कंज्यूमर डिमांड, ये सब चीज. ठीक है. अच्छा, माइक्रो इकोनॉमिक्स, फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स हैं एल्फ्रेड मार्शल. एल्फ्रेड मार्शल. और फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स हैं जॉन मेनार्ड कीन्स. जॉन मेनार्ड कीन्स, जेएम कीन्स भी बोलते हैं इनको. ठीक है.
तो ये आ गया आपका माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब हम बात करते हैं सबसे बेसिक प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स के। इकोनॉमिक्स में एक प्रिंसिपल है, एक कंसेप्ट है, उसको कहते हैं यूटिलिटी। यूटिलिटी का मतलब होता है, किसी को पता है क्या होता है? हाँ वेरी गुड, आप बैठिए बैठिए, बैठ के बोलना है आपको। कोई भी चीज उसकी जितनी वांट सेटिस्फाइंग पावर है, उसकी उसकी यूटिलिटी होती है। हमने यूटिलिटी का नाम तो सुना ही है, यूटिलिटी वर्ड में सुना है। यूटिलिटी का मतलब होता है कोई भी चीज है वो मेरी किस हद तक वांट को सेटिस्फाई कर रहा है, उसकी उतनी ही ज्यादा यूटिलिटी है। इकोनॉमिक्स में इट इज द वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। अच्छा, कोई भी चीज है ना जो हमें खरीदनी या बेचनी है, या रिसोर्स है, कोई भी रिसोर्स है, वो या तो गुड है या तो सर्विस है ना। आप कोई भी चीज खरीदते हैं या बेचते हैं तो वो गुड है तो वो सर्विस है। आपने कपड़े पहने हैं वो गुड है। गुड जो होता है वो टेंजेबल होता है, टेंजेबल का मतलब उसको महसूस कर सकते हैं हाथ लगा। सर्विस इज इनटेंजिबल, जैसे हवा की तरह, तो सिर्फ हाथ लगा के महसूस नहीं कर सकते। तो कमोडिटी का वर्ड इससे इस्तेमाल किया, इसमें गुड भी आएगा सर्विस भी आएगा। या मैं यहां ये भी सोच सकता, वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ प्रोडक्ट, ठीक है ना। तो इकोनॉमिक्स कहती है जिस चीज की यूटिलिटी आपके लिए ज्यादा होती है वो आप ज्यादा कंज्यूम करते हैं, जिस चीज की यूटिलिटी आपके लिए कम होती है वो आप कम कंज्यूम करते हैं। वांट की बात है, अब हमारी वांट तो अलग अलग चीज सेटिस्फाई कर रही है ना। मिसाल के तौर पे किसी को कोई पर्टिकुलर कलर पसंद है, जैसे आपने जो भी कपड़े पहने हुए तो आपने, आपका एक वार्डरोब में एक पर्टिकुलर स्टाइल होगा, एक पर्टिकुलर टाइप के कपड़े, एक पर्टिकुलर कलर के कपड़े आपको पसंद आते होंगे और उसी से आपका वार्डरोब बनता है। जैसे आप दोनों ने हुडी पहनी हुई है ना। अब हो सकता है कि आपको इस टाइप के कपड़े और इस कलर के कपड़े पसंद है, फंकी टाइप। फंकी टाइप पसंद है आपको? आपको भी फंकी टाइप पसंद है? अब वैसे आप मेरी तरफ जो मिल जाता है पहन लेते हैं, तो आप लोगों के वार्डरोब उसी चीज से भरेगा जिस किस्म के कपड़ों से आपको सेटिस्फेक्शन मिलती है। आपको लगता है कि ठीक है ये कपड़ा मुझे बेटर लग रहा है, या फिर ये एक फैशन स्टेटमेंट है आपके लिए। फैशन भी एक किस्म का एक्सप्रेशन है हमारा, हमारी पर्सनालिटी का पार्ट है। तो आपने उसी किस्म के कलर के, उसी किस्म के कपड़े आप खरीदेंगे क्योंकि वो आपकी वांट को ज्यादा सेटिस्फाई करता है। एक पर्टिकुलर किस्म की गाड़ी चलाते हैं आप। अब कई लोग होते हैं जो ये देखते हैं कि यार मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि पैसा कम खाए गाड़ी, कि मिनिमम सर्विस हो, मिनिमम तेल खाए। कई लोगों का वो नहीं होता, वो होता है कि भाई स्टाइल स्टेटमेंट है, जैसे थार है। अब थार देखा जाए तो उसका सिर्फ स्टाइल स्टेटमेंट ही है, बहुत ही मुश्किल है उसको मैनेज करना। कितने किलोमीटर एवरेज उसकी? 5-6 किलोमीटर, तो 15। रॉक्स की भी है वही ना, 10-12 है। अब कहां मारुति की 21 किलोमीटर की एवरेज, तो कहां इसकी हाफ। अब कुछ लोगों के लिए यूटिलिटी नहीं है स्टाइल स्टेटमेंट की, उनके लिए यूटिलिटी है कि भाई खर्चे कम लगे। कुछ लोगों के लिए कि नहीं भाई खूबसूरत और वैसा होना चाहिए था एकदम, है ना। तो यही इकोनॉमिक्स बोलती है कि जिस चीज की आपकी वांट सेटिस्फाइंग पावर ज्यादा है वो आप ज्यादा कंज्यूम करोगे, और जिसकी कम है वो आप कम कंज्यूम करोगे। और इकोनॉमिक्स ये भी कहती है कि किसी चीज की जो वांट सेटिस्फाइंग पावर होती है, वो जितना ज्यादा आप उसको कंज्यूम करते हो उतना वो कम होती जाती है। मिसाल के तौर पे हमारी जो वांट्स हैं वो बदलती रहती हैं। एक टाइम पे हमारी वांट तो कार्टून से भी सेटिस्फाई हो जाती थी। भाई कार्टून का इंतजार करते थे हम कि कार्टून एनिमेशन कुछ तो उससे बहुत मजा आता था। फिर एक टाइम पे था कि भाई क्रिकेट वगैरह से या फिर स्पोर्ट्स से। अब आपकी वांट सेटिस्फाई होगी जॉब से, क्योंकि अब आप उस फेज ऑफ लाइफ में हो। तो वांट सेटिस्फाइंग पावर, कोई भी चीज आप कंज्यूम करते हो, जितना ज्यादा कंज्यूम करते हो उतना उसकी वांट सेटिस्फाइंग पावर कम होती रहती है। जब इंसान नई नई गाड़ी लेता है
तो पहले पहले उसको ड्राइव करने में बहुत मजा आता है, इंसान उसको साफ सुथरा भी रखता है, टायर तक पे पॉलिश करवाता है, साफ ये वो खुशबू खुशबू। जैसे ही पहला स्क्रैच गाड़ी पे लगता है, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता आपको उस गाड़ी को साफ रखने का जो यूटिलिटी है कम होती जाती है। नया मोबाइल लाओ तो पहले आप उसका वॉलपेपर भी सेट करोगे, कैमरा भी बार बार चेक करोगे, बाकी चीजें भी करोगे, फिर एक टाइम के बाद उसे एक मोबाइल है सिर्फ। सबसे कॉमन एग्जांपल, जब इंसान रिलेशनशिप में होता है तो पहले पहले बात करने में बहुत मजा आता है, लंबे लंबे टाइम लोग बात करते हैं, कई लोग तो सुबह रात को शुरू करते हैं बात करना, सुबह तक बात चलती रहती है, फिर वक्त के साथ साथ उस चीज की यूटिलिटी भी कम होने लगती है। ये ह्यूमन नेचर है, यूटिलिटी जो है वो ह्यूमन नेचर है। कोई चीज जितना ज्यादा इस्तेमाल करोगे उतना कम उसमें इंटरेस्ट आता जाता है। इस कंसेप्ट को कहते हैं इकोनॉमिक्स में लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अब यूटिलिटी दो किस्म की होती है, मार्जिनल यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी। मान लो हम बात करते हैं चाय पीने की। सुबह का चाय का पहला कप, उसका टेस्ट ही अलग है, उसका हिट ही अलग है। तो पहले चाय की जो सेटिस्फेक्शन होगी पहले कप की, वो सबसे ज्यादा होगी। सेकंड चाय का कप पियोगे तो उतना मजा नहीं आएगा जितना पहले कप में था। तीसरा चाय का कप पियोगे तो दूसरे वाले से भी कम मजा होगा, और चौथे टाइम तक आप बोलोगे बस यार आज का मेरा चाय कोटा पूरा हो गया, अब कल पिएंगे। बात सही है। तो एक बहुत कॉमन एग्जांपल है किस तरीके से हमारी वांट सेटिस्फाइंग पावर कम होती है जितना ज्यादा हम उस चीज को कंज्यूम करते हैं। तो मान लो मैं आपको बोलता हूं चलो यार आप रैंक करो, यूटिलिटी को रैंक करो या फिर मार्क्स दो, 10 में से 10। आपके दोस्त दिन का पहला कप ऑफ चाय जो होता है ना, वो मुझे बड़ा ही बहुत ही अच्छा हिट देता है। सुबह मॉर्निंग में पहला जो है 10 आउट ऑफ 10, मजा आ गया, टोटल यूटिलिटी भी 10 हो गई। सेकंड चाय कब मैं बोलूंगा बताओ भाई इसमें कितना मजा है, आप बोलो चलो सर ये 10 का 10 में से 10 तो नहीं दूंगा इसको मैं, लेकिन चलो 7 दे देता हूं। ठीक है मजा अभी भी है, लेकिन जो पहले चाय कप था वो मजा ही अलग था। टोटल कितना हो गया, 10 + 7 17। तीसरे चाय कप पहुंचते पहुंचते अब आपका ऑलमोस्ट दिन का चाय का कोटा पूरा हो चुका है। अब आपको पीना नहीं है, लेकिन चलो कोई दोस्त ने बोल दिया तो हमने कहा चलिए ठीक है यार, लेट्स से 10 आउट ऑफ 10 नहीं तो 3 आउट ऑफ 10, टोटल कितना हो गया। और चौथे चाय के कप में अब आपको पीने का बिल्कुल मन नहीं, अब आपकी यूटिलिटी 0 है उसकी। अब बोलो सर बस हो गया, आज बस मैंने जितना लेना था ले लिया। तो 20 + 0 20। अब इसमें कंसेप्ट समझते हैं मार्जिनल क्या होता है और टोटल क्या होता है। मार्जिनल का मतलब कि हर इंडिविजुअल यूनिट कंजम्पशन ऑफ गुड्स से कितनी सेटिस्फैक्शन मिल रही है। अब चाय को भी छोड़ो, आप सोशल मीडिया की बात करो। सुबह उठते ही सोशल मीडिया देखना और करते करते रात तक थक जाना यूज करते करते। हर दिन की एक लिमिट है जो हम कर सकते हैं, और अगले दिन दोबारा से भी दोबारा इंसान शुरू कर देता है उस चीज को। तो जितना ज्यादा हम किसी चीज को कंज्यूम करते हैं उतना ज्यादा उसकी सेटिस्फाइंग पावर कम होती जाती है। चाय पहला कप ज्यादा सेटिस्फाई करेगा, लास्ट वाला कप सबसे कम सेटिस्फाई करेगा। मोबाइल को पहली बार चलाना सबसे ज्यादा सेटिस्फाई करेगा, वक्त के साथ साथ उसकी यूटिलिटी खत्म हो जाती है, वो सिर्फ फोन करने का जरिया है। गाड़ी नहीं ली है, सबसे पहली ड्राइव बड़ा मजा आएगा, वक्त के साथ साथ वो सिर्फ गाड़ी चलने का जरिया है। तो यही इकोनॉमिक्स भी कहता है कि जितना किसी चीज को कंज्यूम करोगे, हर एडिशनल यूनिट कंजम्पशन से उसकी सेटिस्फाइंग पावर कम होती जाएगी। और टोटल का मतलब होता है कि यार तुमने टोटल 4 कप पिए, सबके नंबर ऐड कर दो कितना तुम्हें मजा आया, कितना तुम्हें सेटिस्फेक्शन मिली। तो 10 + 7 17 +3 20, 20 + 0 20। समझ गए बात को। दिस इज कॉल्ड एज मार्जिनल यूटिलिटी। और यही इसी इसी के पढ़ने के लिए हमने इस चीजें समझी, क्योंकि हमें पढ़ना होता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, देखिए आप, यूटिलिटी इज ऑफ 2 टाइप्स। यूटिलिटी इज ऑफ 2 टाइप्स, मार्जिनल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी एंड
total utility and total utility. Marginal utility is the satisfaction. Marginal utility is the satisfaction achieved from every additional unit consumption. Every additional unit consumption. Marginal utility is the satisfaction from every additional unit consumption of the commodity. पहला चाहिए कप से कितना, दूसरे से कितना, तीसरे से कितना, ये मार्जिनल है. हर एक्स्ट्रा कप के साथ कितना मिल रहा है आपको, ठीक है. एंड टोट मार्जिनल यूटिलिटी इज द, आगे लिखा आपने, फ्रॉम एवरी एडिशनल यूनिट कंजम्पशन ऑफ द कमोडिटी. एंड टोटल यूटिलिटी, एंड टोटल यूटिलिटी is the satisfaction achieved from all the units put together. And total utility is the satisfaction achieved from all the units put together. ठीक है ना. अब लिखिए लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. डिमिनिश करने का मतलब है कम करना. आप देख रहे हो किस तरीके से मार्जिनल यूटिलिटी कम होती जा रही है. यही लॉ कहता है कि जितना ज्यादा किसी चीज को कंज्यूम करोगे उतना कम उसका मन करेगा खाने का. ये हम क्यों पढ़ रहे हैं, जब हम आगे लॉ ऑफ डिमांड पढ़ेंगे ना वहां काम आएगा ये. ठीक है, लिखिए इट स्टेट्स दैट as a consumer, consumes more units of a specific good as a consumer consumes more unit of a specific good, the extra satisfaction ब्रैकेट में लिखिए मार्जिनल यूटिलिटी. द एक्स्ट्रा सेटिस्फैक्शन ब्रैकेट में लिखिए मार्जिनल यूटिलिटी gained from each additional unit decreases assuming needs are constant. ले लो आजो. Assuming needs are constant. थैंक यू मैम. ठीक है, तो ये आपको लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी समझ में आ गया. इस पे कर्व भी बना सकते हैं हम इस डेटा के बेसिस पे. कर्व जब भी बनाऊंगा डरना मत. कर्व इकोनॉमिक्स में इतना ही रोल है कि आप देख के पहचान पाओ किसकी कर्व है. ना आपसे उन्हें मैथ्स पूछना है, ना उनसे कैलकुलेट कराना है आपसे. सिर्फ दिखने में कोई कर्व कैसी है, बताओ भाई किसकी कर्व दिखाई हुई है. जब भी कर्व आती है तो आप समझो कि समझना आसान हो जाएगा. कर्व से समझना आसान होता है, कोई मैथ्स इन्वॉल्व नहीं है. बस इतना पता होना चाहिए कि आपको एक्स एक्सिस क्या है और वाई एक्सिस क्या है. ये सबको पता है. 10वीं क्लास में पढ़ते थे कि जब दो चीजों के रिलेशन को निकालना हो तो हम प्लॉट करते हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे.
तो ये एक्स एक्सिस है, यहां पर हम ले लेंगे नंबर ऑफ यूनिट्स कंज्यूम्ड, ठीक है ना, 1 2 3 4। वन टू थ्री फोर और 5, और यहां हम प्लॉट करेंगे यूटिलिटी। ठीक है, अब बताओ आप, एक यूनिट पे कितना सेटिस्फैक्शन था? 10। ड्रॉ कर देते हैं, 5 10 15 20 25। तो 1 पे कितना था? ये पॉइंट आया 10। 2 पे कितना था? 7। ये पॉइंट आया 2 पे 7, 10 और 5 के बीच में। 3 पे कितना था? 3। और 4 पे 0, 4 पे 0 यहां आ जाएगा, फिर 10 आ गया। ठीक है, और अब बताओ टोटल पे कितना, बताओ, ये तो मैंने बना दिया मार्जिनल की, MU। अब टोटल की भी बनाते हैं। एक पे कितना था? 10। 2 पे 17 कहीं यहां पर आएगा। 3 पे 30। और 4 पे अगेन 20। ठीक है, तो जो कैंची जैसी कर्व बनती है, ये ऊपर वाली है टोटल यूटिलिटी, ये नीचे वाली है मार्जिनल यूटिलिटी। सवाल है वो कैसा आएगा इस पे, पता है? एक्स वाई, बताओ भाई एक्स क्या है और वाई क्या है? एक्स मार्जिनल यूटिलिटी है और वाई टोटल यूटिलिटी, ये सवाल आएगा। या फिर ये आएगा कि जब टोटल मैक्सिमम हो गई तो मार्जिनल 0 हो गई, ये सवाल आएगा। क्लियर है? तो बना लो। ये बनाया मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए, ऐसी बनती क्यों है, वरना अगर आपको सिर्फ इतना भी पता है ना कि ऐसी होती है, तब भी चलेगा काम। तो डरना मत इन चीजों से। शिल्पा बोले रिपीट करना, क्या रिपीट करना शिल्पा? क्या समझे? मार्जिनल वक्त के साथ हमने क्या समझा यूटिलिटी में? देखो जो भी हमने पढ़ा, एंड पे आपको सिर्फ अपने आप से सवाल पूछना है कि जो हमने पढ़ा ना आज, उस पे सर सवाल कैसा बनेगा। सबसे पहले हमने समझा कि यूटिलिटी एक ऐसी चीज है जो बताती है कि हमारी किसी भी प्रोडक्ट, कोई प्रोडक्ट हमारे लिए हमारी कितनी वांट सेटिस्फाई कर रहे हैं। जिस प्रोडक्ट की हमारी वांट सेटिस्फाइंग पावर की ज्यादा पावर है, तो उसके लिए हमारी यूटिलिटी ज्यादा, जिसकी कम है उसके लिए कम। अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग यूटिलिटी होगी, अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग यूटिलिटी होगी, है ना?
जैसे कि कोई बंदा जो काफी टाइम से कंप्यूटर एग्जाम के लिए पढ़ रहा है, तो उसके लिए ये जो अपॉर्चुनिटी आई है फाइनेंस कांस्टेंट के लिए, उसकी यूटिलिटी बहुत ज्यादा है। और जो नया नया आया उसको लग रहा है कि ठीक है देखते हैं, अटेम्प्ट करेंगे, सोचेंगे वगैरह, उसके लिए कम है। हमने ये देखा कि दो किस्म की यूटिलिटी है। एक वो जो हर एडिशनल यूनिट से हम मेजर करते हैं कि पहले चाय कप से कितना, दूसरे चाय कप से कितना, तीसरे चाय कप से कितना, और एक है टोटल के सबको ऐड कर लो। फिर हमने इसकी कर्व बनाई। हमने देखा कि मार्जिनल लगातार डिक्रीज कर रही है, और हमने बोला क्योंकि डिक्रीज कर रही है इसलिए हमने लॉ बता दिया, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ये हम कल आपको पता चलेगा कि हमने क्यों पढ़ा, क्योंकि जब हम लॉ ऑफ डिमांड पढ़ेंगे वहां इसका यूज होगा। और हमने ये भी देखा जब हम टोटल यूटिलिटी करते हैं तो ये बढ़ती रहती है तब तक जब तक ये मैक्सिमम जो ये जीरो ना हो जाए मार्जिनल। अब इसके बाद अगर आप पूछोगे से चलो चौथे पे तो जीरो होगी यूटिलिटी, अगर पांचवा कप हमें पीना पड़ा तो माइनस हो जाएगा। अब आपकी सेटिस्फेक्शन नहीं होगी, अब आप डिससेटिस्फाइड हो जाओगे। अब आप सोचोगे सर जब हमारी यूटिलिटी जीरो होगी तो हम कंज्यूम क्यों करेंगे, है ना? बात सही है। अगर आपकी सेटिस्फेक्शन है ही नहीं अब तो आप क्यों कंज्यूम करोगे? कई चीजें ऐसी होती हैं जो आपको मजबूरन करनी पड़ती हैं। जैसे आपको कोई सीनियर आ गया, बोले बैठ यार आज चाय पीते हैं, अब अगर मन हो ना हो पीना ही पड़ेगा। एसिडिटी कर देगा आपका पेट, लेकिन अब रिस्पेक्ट में तो पीना पड़ेगा। या आपको किसी ऐसे रिश्तेदार के पैर छूने पड़े जो आपको मालूम है कि अंदर से हमारे बर्बादी चाहता है, बेटा सलाम करो, बेटा पैर छू, वहां भी यूटिलिटी क्या है, नेगेटिव लिंक करना पड़ता है आपको। तो ऐसे लाइफ में सिचुएशन होती है कि आपकी जो है यूटिलिटी कम हो जाती है। तो अब अगर आप देखोगे ना, जब आप 5 यूनिट कंज्यूम करोगे तो ये कर्व जो है ये माइनस में चली जाएगी यहां, और वो भी नीचे आने लगेगी। समझिए बात को। तो लिखिए व्हेन mu इज जीरो tu इज मैक्सिमम। mu क्या है? मार्जिनल। और tu क्या है? टोटल। व्हेन mu इज जीरो tu इज मैक्सिमम। इसके बाद ऊपर नहीं जाएगी, इसके बाद नीचे ही आएगी, ठीक है? अच्छा ये भी ध्यान रखना, सवाल में ऐसा भी हो सकता है व्हेन tu इज मैक्सिमम mu इज मिनिमम। नो, दिस इज रॉन्ग। mu इज जीरो, mu बहुत मिनिमम जा सकती है नीचे। When tu is maximum, mu is zero, not minimum. But when mu is zero, tu is maximum. tu इसके ऊपर नहीं जा सकता। tu क्या है? टोटल यूटिलिटी। समझ में आ गई बात? क्लियर है? देखो ना डाउन होने लगा ना, अब मैक्सिमम नहीं, अब से नीचे आने लगा। देखो ना -3 हो गया ना 20 में से, तो 17 हो गया ना, अब नीचे आने लगा है दोबारा। तो यही सवाल बन सकता है कि ये कर्व दी हुई है, ये किसकी कर्व है भाई? या बोलेगा अगर ये यूटिलिटी कर्व है तो बताओ ये y एक्सिस पे क्या प्लॉट होगा और एक्सिस पे क्या प्लॉट होगा। उसने खुद ही बोल दिया फॉलोइंग कर्व इज शोन एज यूटिलिटी कर्व, व्हाट विल बी प्लॉटेड ऑन y एक्सिस, बताओ। सिर्फ यूटिलिटी, टोटल और mu तो अलग अलग बन जाएगी, और यहां पर नंबर ऑफ यूनिट्स कंज्यूम, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स कंज्यूम, जो भी है, ठीक है ना? समझ में आ गई बात? क्लियर है? कोई सवाल, कोई कंफ्यूजन? पहला हफ्ता थोड़ा हम आहिस्ते से चलेंगे ताकि आपको थोड़ा मस्तिष्क जो है उसकी वर्जिश हो सके। आहिस्ता आहिस्ता फिर सेकंड गियर, थर्ड गियर, फोर्थ गियर में जाएंगे। क्लियर है? यहां तो कोई कंफ्यूजन? अकाउंट्स, स्टैटिस्टिक्स और इकोनॉमी, ये तीनों ऐसे सब्जेक्ट हैं, बहुत तेजी से चलोगे तो बाउंसर जाएंगे, और बहुत स्लो भी चलेंगे तब भी गड़बड़ हो जाती है, दलदल है, फंस जाता है आदमी। इसीलिए बैलेंस स्पीड से जो हमने पढ़ा है आज, इसके पीडीएफ अपलोड हो जाएंगे कोर्स में, जो लोग लाइव देख रहे हैं उसको उससे जरूर पढ़ लेना आप। कोई सवाल है ऑनलाइन वालों का? रिपीट लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी। देखो हमने कहा कि हम कोई भी प्रोडक्ट कंज्यूम करते हैं उसकी यूटिलिटी के हिसाब से। जिस प्रोडक्ट की वांट सेटिस्फाइंग पावर हमारे लिए ज्यादा होती है उस प्रोडक्ट को हम ज्यादा कंज्यूम करते हैं, और जिस प्रोडक्ट की वांट सेटिस्फाइंग पावर हमारे लिए कम होती है उस प्रोडक्ट को हम कम कंज्यूम करते हैं। साथ में हमने ये भी बोला जिसकी हमारी यूटिलिटी ज्यादा है भी, जितना ज्यादा हम उसको कंज्यूम करते हैं
उतना कम उससे सेटिस्फेक्शन मिलती है। एग्जाम्पल मैंने दी आपको, जब नई गाड़ी लाई जाती है तो उसको ड्राइव करने की यूटिलिटी बहुत हाई होती है। जितना ज्यादा आप नई गाड़ी ड्राइव करते हो पुरानी होने लगती है, उसकी यूटिलिटी भी कम होने लगती है। पहले पहले आप गाड़ी ड्राइव करते हो उसके थ्रिल के लिए, बाद में गाड़ी ड्राइव कर रहे हो आप काम निकालने के लिए। फैमिली में जो पहला बंदा ड्राइविंग सीखता है उसको बड़ी खुशी होती है कि मैं ड्राइवर एक ही हूं घर में। आहिस्ता आहिस्ता उसको समझ में आता है वो सच में ड्राइवर बन गया। हर कोई सुबह 5 बजे किसी को रेलवे स्टेशन पे ड्रॉप करना है, तो बाद में उसकी यूटिलिटी नहीं रही है, उसके लिए मजबूरी रह चुकी है। वो पहले वो थ्रिल के लिए करता था, ठीक है ना। सिमिलरली नया मोबाइल लेते हो तो पहले कुछ दिन तो बड़ा उसका चार्म रहता है, वक्त के साथ साथ उसकी सेटिस्फेक्शन पावर कम हो जाती है। सही है ये, और बड़ा कॉमनली एग्जांपल है, आप पहले जैसे नहीं रहे। शादी से पहले शादी के बाद अक्सर बोलते हैं ना, यूटिलिटी वाला कंसेप्ट है। यूटिलिटी कम हो गई है। अब स्टार्टिंग में थ्रिलिंग लगता है, बाद में बोरिंग लगता है। सर कार्डिनल एंड ऑर्डिनल यूटिलिटी को एक्सप्लेन करें। बिल्कुल सही। दरअसल कार्डिनल और ऑर्डिनल हमको पढ़ना है थ्योरी ऑफ कंज्यूमर डिमांड में, लेकिन मैं आपको थोड़ा बहुत बता देता हूं। ऑर्डिनल यूटिलिटी और कार्डिनल यूटिलिटी दो कंसेप्ट हैं। एक कंसेप्ट कहता है कि आप यूटिलिटी को मेजर नहीं कर सकते, आप सिर्फ ये कह सकते हो कि इसकी यूटिलिटी इससे ज्यादा है, इसकी वांट सेटिस्फाइंग पावर इससे ज्यादा है। और एक कंसेप्ट है जो कहता है कि नहीं, यूटिलिटी को मेजर भी किया जा सकता है। जैसे मैंने आपको नंबर दिखाया, नंबर देखिए, कार्डिनल एंड ऑर्डिनल यूटिलिटी। कार्डिनल एंड ऑर्डिनल यूटिलिटी देखिए, कार्डिनल यूटिलिटी मींस measuring the satisfaction levels in units. Cardinal utility means measuring the satisfaction level in utils. असल में जैसे होता है सेंटीमीटर, किलोमीटर, केजी, वैसे ही कार्डिनल ने बोला यूटिलिटी को हम मेजर कर सकते हैं यूटिल्स में, यूटीआईएल्स, यूटिल्स। कार्डिनल यूटिलिटी बिलीव्स मेजरिंग द सेटिस्फेक्शन लेवल इन यूटिल्स, यानी एक यूटिल है इसका, दो यूटिल है इसका, 3 यूटिल है इसका, जितने ज्यादा यूटिल उतनी ज्यादा यूटिलिटी। जबकि ऑर्डिनरी कहता है कि यार आप मेजर नहीं कर सकते सेटिस्फेक्शन लेवल को, आप सिर्फ ये कह सकते हो कि मेरे लिए चाय ज्यादा सेटिस्फाइंग है, कॉफी कम है, मेरे लिए ड्राइविंग ज्यादा सेटिस्फाइंग है, ऑटो पे चलना कम है। आप सिर्फ रैंक कर सकते हो ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस में कि मेरे लिए प्रेफर्ड ये है। आप चावल पसंद करेंगे कि राइस पसंद करेंगे, ये बोल सकते हो कि यार मेरे को राइस ज्यादा पसंद है। आप ये नहीं कह सकते कि राइस के 10 यूटिल है और रोटी के 1 यूटिल है। तो ऑर्डिनरी कहता है रैंक कर सकते हो, अप डाउन कर सकते हो, मेजर नहीं कर सकते। देखो, ऑर्डिनरी ऑर्डिनल यूटिलिटी मींस that satisfaction level cannot be scaled in numbers. Cannot be scaled in numbers. मैं डर गया, मेरे को बम ब्लास्ट तो नहीं फटने लगा। Cannot be measured in numbers. However, these things can be arranged. However, these things can be arranged in order of preference. However, these things can be arranged in order of preference. Ordinary utility means that satisfaction levels cannot be scaled in numbers, but can be arranged in order of preference. कि मेरे लिए इसकी यूटिलिटी ज्यादा है, इसकी कम है, बोल सकते हो। ये नहीं कह सकते कि इसकी यूटिलिटी 10 है और इसकी यूटिलिटी 1 है। ऑर्डिनल कहता है मेजर नहीं कर सकते, रैंक कर सकते हो। कार्डिनल कहता है नहीं, मेजर भी कर सकते हैं। किस में मेजर कर सकते हैं? यूटिल्स में। जैसे पानी को लीटर में मेजर करते हैं, डिस्टेंस को किलोमीटर में करते हैं, वजन को केजी में करते हैं, वैसे ही सेटिस्फेक्शन को यूटिल्स में करते हैं। कंसेप्ट है, थ्योरी है, ठीक है ना। तो आज के लिए काफी। जाहिद पूछ रहे हैं कि अगर आपको कोई डाउट है तो कांटेक्ट कर सकते हो। बिल्कुल कर सकते हो, हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल करना है आपको। आपको एक स्लॉट दिया जाएगा जिसमें हम आपसे बात करके आपका डाउट क्लियर करेंगे। ठीक है।
ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, कल दोबारा मिलते हैं। अभी आहिस्ता आहिस्ता और क्लियरिटी आएगी। इकोनॉमिक्स बहुत सारे लोगों के लिए पहली बार है। डोंट वरी, जो भी डाउट्स रहेंगे वक्त के साथ साथ इंशाल्लाह पूरी कोशिश की जाएगी क्लियर किए जाए।